कैरियर मेकर कोचिंग संस्थान में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसे कि कल पहला वीडियो अपलोड हुआ था, ठीक है, जीके और जीएस का। ठीक है, आज सेकंड पार्ट चल रहा है। आज सेकंड पार्ट डलेगा इसका। ठीक है, देखें, ये एक सीरीज के रूप में चला आ रहा है। आशा है कि आपको फायदा हो रहा होगा। ठीक है, जीके जीएस का एसएससी जीडी के द्वारा लिया गया ये सेकंड पेपर था, जो आपका 10 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था, 11:45 से 12:45 के बीच में। ठीक है, तो देखें, आज हम सेकंड पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखें आज कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखें, आपका पहला प्रश्न था कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ये स्किल इंडिया मिशन जो था, तो पहले देखें स्किल इंडिया मिशन क्या था। तो स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन है, इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी कब? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी स्किल इंडिया मिशन की। और लोगों के कौशल को निखारना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपने देखा होगा कौशल विकास केंद्र खोले गए थे। ठीक है, तो कौशल विकास केंद्र स्किल इंडिया मिशन के तहत ही किया गया था, जिसमें लोगों को स्किल प्रदान करना है जिससे वो खुद का रोजगार चला सके। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई है। तो इसका मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो सीधा सीधा इसका जो उत्तर है वो है प्रधानमंत्री मोदी। 2015 में इसको शुरू करवा करके अच्छे लेवल पर पहुंचाया था। ठीक है, देखें, सदनम पी.वी. बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो देखें, एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है जिसका नाम है सदनम पी.वी. बालकृष्णन। तो अगर देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है? कथकली। कथकली के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके अलावा देखें, ऑप्शन पर भी नजर मारते हैं, कुछ ऑप्शन में भी महत्वपूर्ण है। देखें, जैसे जो लावड़ी था, ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र में लावड़ी बहुत ही फेमस है, एग्जाम में आते हैं। भरतनाट्यम, कल भी मैंने बताया था कि जो भरतनाट्यम नाट्यम है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है। तमिलनाडु। ठीक है, जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा जो कथकली है वो कहाँ का है? कथकली का है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली केरल का है। तो पी.वी. बालकृष्णन, जिनको साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इनका संबंध कौन से नृत्य से था? कथकली से था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है, मानव शरीर में भोजन एक सतनली से गुजरता है जो से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। देखें, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का एक प्रश्न है। तो पाचन तंत्र के बारे में देखें तो पाचन तंत्र में जो भोजन है, ठीक है, तो सबसे पहले भोजन की प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। ठीक है, अंतःग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और बहिर्क्षेपण होता है। ठीक है, देखें के कितने चरण हैं? आपका भोजन 5 चरणों से जाता है। पहला जो है अंतःग्रहण, अंतःग्रहण। दूसरा जो है पाचन, दूसरा क्या है? पाचन। अवशोषण। चौथा चरण है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और जो पांचवा है वो है बहिर्क्षेपण, बहिर्क्षेपण। ठीक है, तो भोजन जो डाइजेशन है भोजन का, जो भोजन का डाइजेशन है वो 5 चरणों में पूरा होता है। पहला कौन सा है? अंतःग्रहण। दूसरा पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर कौन सा है? बहिर्क्षेपण। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि भोजन जो है, भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये तो भोजन के चरण थे। तो भोजन की शुरुआत है आपका कहाँ से होती है? मुख, सबसे पहले भोजन। फिर आपका जाता है ग्रस, फिर आपका भोजन जाता है ग्रसिका, ग्रसिका। फिर आपका जो भोजन है वो अमाशय में जाता है, अमाशय। अमाशय के बाद जो भोजन है ये जाता है छोटी आंत में, आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, छोटी आंत। फिर आपका भोजन जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। फिर जो भोजन है ये एनस यानी गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये माउथ है, इसको ग्रसनी
फेरिक्स कहा जाता है, इसको ग्रसिका यानी ईसोफेगस कहा जाता है, इसको अमाशय यानी स्टमक कहा जाता है। जो छोटी आंत है इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, जो बड़ी आंत है इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये गुदा जो है आपका इसे एनस कहा जाता है और भोजन एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न आता है कि निम्न में से भोजन कहाँ जाता है, तो याद रखें कि ना तो इसमें लीवर है ना तो अमाशय है, ठीक है। यहाँ पर भोजन नहीं जाता है, पहले भोजन मुख से जाता है, मुख के बाद ग्रसनी में जाता है, फेरिक्स, फिर ग्रसिका में जाता है जिसे ईसोफेगस कहा जाता है, फिर स्टमक अमाशय में जाता है, फिर इसके बाद छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर भोजन बड़ी आंत में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें पूछा गया है कि मानो मुख में भोजन आपका कौन सी नली से गुजरता है, तो आपका क्या है इसमें मुख गुदा, ठीक है, मुख गुदा जिसे आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हुआ आपका मुख गुदा। ये प्रश्न जो मैं बाद में बताता चलता हूं इसका, तो ये भी याद रखें, इससे भी प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, ठीक है। अब देखें, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट में ये आधार रंग कौन सा है, कल भी आपका नोटों से संबंधित एक प्रश्न और जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। देखें, आज उसने पूछा है कि 50 का जो नोट है उसका रंग कैसा है, उसका जो उत्तर है वो कौन सा है, फ्लोरेसेंट नीला, ठीक है। देखें, आपको नोट दिखाते हैं 50 रुपए का नोट में किस बना हुआ है, ठीक है। देखें, आपका ये आपको दिख रहा है पीछे का कलर बैकग्राउंड का, ये आपका कैसा है, फ्लोरेसेंट नीला है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ये पूरा दिख रहा है, ये आपका कैसा है, ये नीला है, पूछा गया है। आपका प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 50 रुपए की नोट पे किसका चित्र अंकित है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा कि हम्पी का चित्र बना हुआ है, हम्पी कर्नाटका में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखें। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अपक्रिया की पहचान कीजिए, मतलब पूछ रहा है रेडॉक्स अपक्रिया। तो पहली बार एक बात जाने कि पहला प्रश्न ये है कि रेडॉक्स अपक्रियाएं होती क्या हैं, तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, ये दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है। अपचयन है, ऑक्सीकरण और अपचयन, पहला क्या है, रिडक्स अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण, इन प्रक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अवकरण अपचयन दोनों साथ साथ होता है। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है रिडक्स अपकरण, रिडक्स अपक्रियाएं, ठीक है। दूसरी बात एक बार और समझिए, ऑक्सीकरण का मतलब है आपका जिसमें आपका कोई भी चीज होगी तो ऑक्सीजन हटता है, और अवकरण का क्या है, चीज है, ठीक है। दूसरी है कि सीधे सीधे शब्दों में अगर ऐसी अपक्रियाएं पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि निम्न से ऑक्सीकरण का अपचयन कौन सा है या रिडक्स अपक्रियाएं कौन सी है, तो पहला रिडक्स अपक्रिया के बारे में ये जाने जिन प्रक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, ऐसी जो अपक्रियाएं हैं वो रिडक्स अपक्रिया के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे अगर एक शब्द में बताना चाहूं कि रिडक्स अपक्रियाएं क्या है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का हटना ही क्या है आपका रिडक्स अपक्रिया, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हट जाए। देखें, ऑप्शन पर आपका नजर मारते हैं, ठीक है। जैसे आपका CaCO3 है तो CaCO यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, अतः ये नहीं होगा। देखें, MnO2 प्लस 4Cl मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो MnCl2 प्लस 2H2 है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ से हट रहा है और ऑक्सीजन यहाँ से हटा और मैग्नीशियम की आपकी क्रिया कराएगी, किससे, मैग्नीज की आपका HCl से क्रिया कराएगी, तो ये बना MnCl2, ठीक है, और ऑक्सीजन हट गया, तो अतः क्रियाओं का उत्तर कौन सा सही होगा, सेकंड नंबर MnO2 प्लस 4HCl क्रिया करने पर बनेगा MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O यानी जल और Cl2, ठीक है। देखें, अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किसके दौरान होती है, मतलब इसने पूछा है कि तमिलनाडु का जो तट है तो उसमें वर्षा कब होती है, तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में तमिलनाडु में वर्षा होती है। देखिए, इसके अलावा प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, किसके तट को मालाबार तट कहा जाता है, किसके तट को कोंकण तट कहा जाता है, किसके तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं, तो देखें इन पर भी थोड़ा सा नजर मारते हैं, ठीक है। देखें, आपका गुजरात से लेकर के
दमन तक का जो तट है ये कहलाता है काठियावाड़ तट। गुजरात से लेकर के दमन तक का जो तट है वो कहलाता है काठियावाड़ तट। इसके अलावा दमन से लेकर के गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट प्रश्न आएगा, दमन से गोवा तक के तट का नाम क्या है, तो ये क्या है, कोंकण तट। ठीक है। इसके अलावा गोवा से लेकर के कर्नाटक तक के तट को कहा जाता है केनेरा तट। ठीक है, केनेरा तट कहा जाता है। ठीक है। और आपका ये देखें, गोवा से लेकर के आपका दिख रहा है कर्नाटक तक, ये कौन सा तट है, केनेरा तट है। इसके अलावा कर्नाटक से लेकर के केरल यहाँ तक के तट को कहा जाता है मालाबार तट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मालाबार तट, तो याद रखें केरल के आसपास का है। कर्नाटक से लेकर के केरल तक का तट जो है ये मालाबार तट कहलाता है। इसके अलावा देखें, आपका यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का जो तट है ये कहलाता है कोरोमंडल। ध्यान से सुने। इसके अलावा एक और प्रश्न है, ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। ठीक है। तो देखें, आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये समझ में आ रहा होगा। ये है आपका पूर्वी घाट। ठीक है। ये लगभग आपका समांतर है। ये जो पश्चिमी घाट है ये आपका उबड़ खाबड़ आकृति है पूरा का पूरा। ठीक है। इसी तरफ जो पश्चिम भारत की नदियां हैं, पश्चिम भारत में जो भी बहने वाली नदियां हैं वो आपका एक्सोरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूरब तरफ की जो बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो ये जो नदियां हैं ये एक्सोरी का निर्माण करती हैं। एक्सोरी मतलब हिंदी को कहा जाता है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख। ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पश्चिम का जो तट है वो उबड़ खाबड़ तट है। नदियां ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं। इसीलिए नदियों की आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती रहती है और सीधे जाकर के समुद्र में गिरती हैं। तो एक जो आकृति बनती है वो कहलाती है एक्सोरी। जबकि पूर्वी भारत जो है ये एक समतल आकृति के रूप में है और समतल आकृति होने के कारण आपका नदियां क्या है, आपका नदी जाएगी और बीच में क्या है, कोई अवरोध आ जाएगा, लेकिन नदी की जो धारा है उस अवरोध को काटती हुई एक धारा बनाती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है। इसीलिए जो पूरब तरफ की नदियां बहती हैं वो आपका किसका निर्माण करती हैं, वो आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है। जितनी भी पश्चिम भारत तरफ नदियां बहती हैं वो सारी की सारी क्या बनाती हैं, एक्सोरी बनाती हैं, जबकि पूर्वी भारत की नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा। तो ये भी प्रश्न आप याद रखें। ठीक है। इसके अलावा गुजरात से दमन तक का तट काठियावाड़ तट, दमन से लेकर के गोवा तक का तट कोंकण तट, गोवा से लेकर के कर्नाटक तक का कहलाता है केनरा, कर्नाटक से लेकर के केरल तक का मालाबार है। इसके अलावा आपका तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का कौन सा है, कोरोमंडल। यही। ठीक है। तो आपको ये डायग्राम में समझ में आई होगी चीजें। ठीक है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य का नाम बताएं। मतलब सबसे ज्यादा जहां पर महिला साक्षरता हुई हो जनगणना 2011 में, इसका जो राइट आंसर है केरल है। ठीक है। केरल के बारे में 3-4 पॉइंट आप याद रखें। पहला देखें केरल, तो केरल जो है, तो केरल में आपका जो साक्षरता दर है, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर साक्षरता दर है, साक्षरता दर जो है आपका ये 95% प्राथमिक शिक्षा देने वाला वर्तमान में 100% होने हो गया है। तो प्राथमिक आपका 95 से 100% शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, केरल। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर स्त्री साक्षरता तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ यहाँ का सेक्स रेशियो जो है लिंगानुपात, तो यहाँ का लिंगानुपात भी भारत में सर्वाधिक है। जो केरल का लिंगानुपात है वो कितना है, 1084। ठीक है। केरल का लिंगानुपात भारत में सबसे ज्यादा है 1084 और केरल प्राथमिक शिक्षा देने वाला 95% भारत का पहला राज्य है। ठीक है। तो यहाँ की महिलाएं भी शिक्षित हैं और पुरुष भी शिक्षित हैं। ठीक है। इसीलिए केरल का जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो भी कितना है, 1084 है। इस बात को भी आप याद रखें। इसका सही उत्तर क्या हुआ, केरल। ये प्रश्न की ओर। ठीक है। देखें अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है, जिसमें अपराध की श्रेणी में ऐसा कौन सा मामला है जो यहाँ पर नहीं आता है। तो देखें, हत्या एक आपराधिक मामला है, चोरी एक आपराधिक मामला है, दहेज के लिए किसी को मारना एक आपराधिक मामला है, इसके लिए दहेज अधिनियम भी लाया गया था। ठीक है। तो जो तलाक का मामला है ये एक प्रकार का आपराधिक मामला नहीं है, तलाक का मामला आपराधिक मामले के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तलाक का मामला। ठीक है। चलते प्रश्न की ओर। ठीक है। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस फॉर्म में जाना जाता है। तो देखें,
पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की जो योजना आई थी, तो पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जो आपका आया था वो था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, ठीक है। तो रोलिंग प्लान आया था जो 1978 से 80 के बीच आया था। ये रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच आया था। और ये जो रोलिंग प्लान है जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर के आई थी। नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री बने थे 77 में के आसपास नरसिम्हा राव की सरकार आई थी। और नरसिम्हा राव ने आपका क्या है, नरसिम्हा राव की सरकार ने आपका इन दोनों योजनाओं के बीच आपका एक गैप लाया था जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है, ठीक है। तो रोलिंग प्लान मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, लुढ़कना, ठीक है। तो रोलिंग प्लान में क्या हुआ था, इसमें एक एक वर्ष की योजनाएं लाई गई थी और पूरी तरह से किसी एक चीज पर बल दिया जा रहा था ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकें। तो पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच का गैप जो कहलाता है ये आपका रोलिंग प्लान कहलाता है, जो 78 से 80 के बीच आया था, ठीक है। याद रखें इस बात को, ठीक है। देखें पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि पंचवर्षीय योजनाएं रूस की देन है। आगे समझते स्लाइड में पंचवर्षीय योजनाओं से क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए तो पहला पंचवर्षीय योजनाओं से जो आपको प्रश्न याद रखना है, पहली बात तो ये है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं मैंने बताई थी कि भारत में आपका पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है उससे होती है, उससे पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है। और भारत में आपका अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। अंतिम जो योजना थी 12 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। प्रश्न बनते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना, तो याद रखिए पहली पंचवर्षीय योजना की जो डेट थी 51 से 56 थी, दूसरी की 56 से 61 थी, तीसरी की 61 से 66 थी, ठीक है। चौथी की 69 से 74 थी, फिर अगली की 74 से 79 थी, छठी पंचवर्षीय योजना की 80 से 85 थी, फिर आपका सातवीं की 85 से 90, आठवीं की 92 से 97, नवीं की थी 97 से 2002 और 10वीं की 2002 से 2007 और 11वीं की 2007 से 2012 और 12वीं की 2012 से लेकर के 2017 थी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखें जो पहली पंचवर्षीय योजना है 51 से 56, दूसरी 56 से 61, 61 से फिर चली थी 66, फिर 66 से 69 के बीच 1966 से 1969 के बीच हुआ था योजना अवकाश, ठीक है, जिसमें एक एक साल की योजनाएं चलाई जा रही थी। योजना अवकाश हुआ था मतलब यहाँ पर कोई भी योजना नहीं आई थी। प्रश्न एग्जाम में आता है कि योजना अवकाश कब आया था, तो 66 से 69 के बीच योजना अवकाश आया था, इसमें कोई भी योजना नहीं आई थी। और इसमें धीरे धीरे एक एक साल में क्या हो रहा था, विकास डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा था, किसी एक विषय पर जोर दिया जा रहा था। इसके बाद आपका योजना अवकाश के बाद आपका 69 से लेकर के 74 तक आपका कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना चली, ठीक है। और यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना फिर 74 से 79 चली। अब देखें 79 यानी 78 से 80 के बीच मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 78, 79 और 80, 78 से 80 के बीच आपका क्या चला था, यहीं पर आपका मैंने रोलिंग प्लान बताया था ये वाले प्रश्न में, ठीक है। तो इसमें जो ये गैप है तो ये किसका गैप है, ये रोलिंग प्लान का गैप है। रोलिंग प्लान आए थे यहाँ पर, रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान आया था, ठीक है। इसके अलावा देखें पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी 80 से 85 के बीच आई थी। इसके अलावा इनमें और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, प्रश्न आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। प्रश्न एग्जाम में आता है कि कौन से मॉडल पर क्या आधारित था। याद रखें जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महालनोबिस डोमर पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी योजना, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और क्या प्रश्न है, ठीक है। देखें मैंने आपको कल भी एक प्रश्न आया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया गया था, तो खाद्यान्न को बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय, ठीक है, खाद्यान्न को बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में आपको क्या प्रश्न याद रखने हैं, पहला पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, दूसरी किस मॉडल पर आधारित है। इसके अलावा गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है अंतिम याद रखिए। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और 12वीं की जो अवधि थी ये कब थी, 12 से 17 थी, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं से इतने सारे प्रश्न आप याद रखें। अगले प्रश्न की ओर देखें,
महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि महाशिवरात्रि जो है कौन से महीने पर मनाया जाता है। याद रखें, महाशिवरात्रि जो है ये फागुन माह में मनाया जाता है। आपने सुना होगा जो हिंदुओं के त्योहार चैत, बैसाख, जेठ ये मंथ होते हैं जो हिंदुओं के अनुसार बनाए गए हैं। जो चैत हो गया, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन। ठीक है, तो ये अंतिम 12वां महीना है फागुन। तो फागुन में आपका क्या मनाया जाता है, आपका ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके अलावा याद रखें, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फागुन। ठीक है, गुरु नानक पूर्णिमा भी आपका कार्तिक माह में मनाई जाती है। ठीक है, तो गुरु नानक पूर्णिमा भी एग्जाम में आती है। गुरु नानक आपका याद रखें कार्तिक, ऐसे याद रखें। गुरु नानक, नानक में आपका का है। ठीक है, नानक में आपका क्या है, का, नानक। गुरु नानक पूर्णिमा तो यहाँ पर भी क्या है, का, तो कार्तिक पूर्णिमा से याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। इसने खिलाड़ियों की संख्या नहीं पूछी है, अंक पूछा है। तो एक बात याद रखें, जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन जो खेल है ये 1 से 2 लोग खेलते हैं। बैडमिंटन जो है ये 1 से 2 लोग, 2 लोगों के द्वारा खेला जाने वाला खेल है बैडमिंटन। ठीक है वाला। दूसरी बात, जो बैडमिंटन है तो याद रखें बैडमिंटन में आपका कितने अंक होते हैं। इसमें क्या है, 21 अंक होते हैं। मतलब जब एक पार्ट खत्म होगा तो 21 अंक, दूसरे पार्ट में भी 21 अंक, तीसरा कोई पार्ट होता नहीं है। तो जो भी दूसरे पार्ट में ज्यादा अंक हासिल कर लेता है उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसका सही उत्तर, राइट उत्तर क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय बने। तो सिविल सेवा, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सिविल सेवा में जो भर्ती होने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे, आपका पहला ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और चौथा है रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, एक बात और याद रखें सिविल सेवा के बारे में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखें कि जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखें। जैसे यूपीएससी जो है ये कौन से आर्टिकल में है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में लिखा है कि देश के लिए एक यूपीएससी होगी और प्रत्येक राज्यों के लिए आपका क्या होगी, एक एमपीपीएससी यानी स्टेट पीएससी का गठन किया जाएगा। ये आर्टिकल 315 में लिखा है। और याद रखें कि पहली बार यूपीएससी का जो गठन है ये ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर यूपीएससी का गठन किया गया था। ठीक है, तो यूपीएससी का गठन ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर कब किया गया था, 1926 में पहली बार यूपीएससी का गठन ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और कौन सा अधिनियम था, ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में ये बात थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में था कि एक यूपीएससी का गठन किया जाएगा और ली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर 1926 में पहली बार यूपीएससी बनी थी। और यूपीएससी को आपका कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसके में ये प्रश्न भी याद रखें। इनके साथ आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से के संरक्षण की बात करता है। तो पहली बात आप याद रखें, आर्टिकल 21 जो कहता है, आर्टिकल 21 वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में बात करता है। किसी भी व्यक्ति के आप प्राण नहीं ले सकते हैं और उसे देह रूपी स्वतंत्रता भी है। मतलब जेल के अंदर आप हथकड़ियों में उसको बांध के नहीं रख सकते हैं। यह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण। ठीक है कि नहीं। अब इसके अलावा कुछ आर्टिकल भी हैं, जैसे आप याद रखें। ठीक है, एक और बात याद रखें, आर्टिकल 21 कल भी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 क्या है, का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, का अधिकार है। का अधिकार आपका कौन सा है, आर्टिकल। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, अनुच्छेद 19 भी याद रखें। 19 में भी आपका ये क्या है, 19 में आपका बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, 19A, 19B, 19C, 19 ऐसे करके बांटा गया है। 19 जो है, इस ए में जो है आपको 2-3 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे आपका झंडा फहराने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, इस ए में ही है आपको प्रेस की स्वतंत्रता, न्यूज़पेपर वाले जो आपसे पूछते रहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है। और 19A में ही आपको बोलने की स्वतंत्रता है।
कि बोलने की स्वतंत्रता। याद रखें, जैसे मैंने कहा 19A में आपका बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता आपको आपका मौलिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स तो प्रदान किए गए हैं, लेकिन आपके अधिकार वहां पर समाप्त हो जाएंगे जहां पर सामने वाले की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आपकी स्वतंत्रताएं सीमित हैं। आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता देता है तो युक्त तो रोक भी लगाता है कि भाई कुछ स्थितियों में रोक भी है। ठीक है, तो आपका देखें तो भारतीय संविधान में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है? 21। इसके अलावा देखिए 19A है तो इसमें झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, बी और बोलने की स्वतंत्रता है। 19B में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में कहीं भी निवास या बसने की स्वतंत्रता है। और 19F में संपत्ति का अधिकार था। इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, और 19G में कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक है, ये याद रखें ये आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल देखा जाए तो 19 और 21 के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें 22 भी है और 21 भी है, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको नहीं बता रहे हैं, अगले स्लाइड में बताए जाएंगे। देखें बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? इसमें पूछा है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है, तो याद रखें आंध्र प्रदेश का जो है ये कौन सा है? कुचिपुड़ी इसका नृत्य है। ठीक है, अब देखें इसमें ऑप्शन और क्या कर रहे हैं। तो मणिपुर का है वो कौन सा है? मणिपुर का है आपका, ये मणिपुरी है, ये मणिपुर का है। तो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ठीक है, तो इन ऑप्शनों पर भी गौर करें और याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है? मतलब कह रहा है कि यदि इकोनॉमी में आप बढ़िया सा योगदान देंगे तो इससे आपका क्या बनेगा? उससे आपका क्या मजबूत होगा? इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी का जो ढांचा है वो मजबूत होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि भाई अर्थव्यवस्था में अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से सुधार होंगे तो सीधे सीधे इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हम चाहते हैं वही सुधार होगा। तो इसमें क्या होगा? अर्थव्यवस्था का ढांचा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? मतलब ओलंपिक में जो भारत का प्रथम ध्वजवाहक था उसका नाम पूछा गया है। तो उत्तर याद रखें, कौन सा उत्तर सही है? पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है, तो पूर्णिमा बनर्जी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब सबको पता होगा ओलंपिक जो है 776 ईसा पूर्व से खेलना चालू हुआ था ओलंपिक्स। ठीक है, तो याद रखें इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पूर्णिमा बनर्जी। मेजर ध्यानचंद को सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ध्यानचंद हैं तो हॉकी खेलते थे ये, और भारत को स्वर्ण पदक भी इन्होंने दिलाया था। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत की राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था? ये निर्वाचित हुए थे, इलेक्टेड हुए थे। तो देखें ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो याद रखें इसका जो उत्तर है सितंबर 2000 से त्रिपुरा का पूछा है, तो त्रिपुरा में सही उत्तर क्या होगा? विप्लव कुमार देव का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें ये जो प्रश्न है, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है, तो ये उस टाइम पे भी पूछे गए थे और आगामी इस टाइम पे भी नए नए इसी तरह के करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो हाईलाइट प्रश्न हो, जैसे वर्तमान में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेटेड किया गया है, तो इन पर भी आप एक गौर करते रहें। ये प्रश्न आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों पर भी आप क्या करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, देखिए अक्टूबर 2022 में के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हैं? ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। ठीक है, तो इसमें पूछा था कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? डी राजा इसका सही उत्तर। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हेन सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे जिसका उत्तर देना बहुत ही कठिन होता था। मतलब ये कह रहा है कि जो हेन सांग थे, तो पहले 3-4 बात याद रखें हेन सांग के बारे में। देखें भारत में 2 चीनी यात्री आए थे, एक का नाम था हेन सांग और एक का नाम था फाहियान। फाहियान, ठीक है, हेन सांग और फाहियान। ठीक है, जो हेन सांग है ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे,
जो हर्षवर्धन थे ये थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है। दूसरी बात, जो हेनसांग है ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो हेनसांग है ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। ठीक है। और यहाँ से बहुत सारी पांडुलिपियां ले भी गए थे। और इनकी जो आत्मकथा है ये क्या थी, तो इन्होंने कहा था कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में जो भी प्रवेश करता था उनसे कुछ लोग कठिन प्रश्न पूछते थे। कौन पूछता था ऐसा, तो नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे, वो द्वारपाल। जब नालंदा विश्वविद्यालय में कोई व्यक्ति प्रवेश करता था द्वारपाल उनसे कठिन प्रश्न। ठीक है। ये किसने हमें बताया, हेनसांग ने बताया। हेनसांग कौन है, चीनी यात्री हैं। भारत में 2 चीनी यात्री आए थे, एक का नाम था हेनसांग और एक का नाम था फाहियान। तो हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, 15 वर्षों तक भारत में रुकेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे। और इनकी जो आत्मकथा थी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम क्या था, सी। दूसरा याद रखें, अब फाहियान जो था ये भी चीनी यात्री थे। जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान था ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आए थे, याद रखें। ये संग और फाहियान से ऐसे प्रश्न याद रखें। ठीक है। और जो फाहियान है इन्होंने ही आपका कहा था कि मध्य प्रदेश में मालवा की जो जलवायु है वो विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है। ठीक है। और इन्होंने ही कहा था मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया था। ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। देखें, अब अगला जो प्रश्न है, घुमत्तू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर और के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते थे। याद रखें, इसका जो सही आश्रय और चारे, आश्रय और पैसे, पैसे और पानी, चारे और पानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चारे और पानी के लिए ये आपके क्या है, यहाँ वहां घूमते थे। देखें, तो ये हमारा एसएससी प्रीवियस ईयर लिया गया सेकंड पेपर था। ठीक है। तो आपको यदि ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।